बजट को लेकर जो एक और आरोप लगाया जा रहा है कि सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया, सारा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया। यह देश का बजट नहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट बताया जा रहा है। इस आरोप की सच्चाई भी आपको बताता हूं, और बेसिक सी बात अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके आरोप में कितना बड़ा छेद है। अगर आप देखेंगे कुल बजट जो पेश किया गया, उस कुल बजट की राशि कितनी है? कल वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया वो 48 लाख करोड़ से ज्यादा का है, 48 लाख करोड़ से ज्यादा का, 48.21 लाख करोड़ का बजट कल वित्त मंत्री ने पेश किया है। बजट भाषण में जो घोषणा है, जो बजट भाषण में बिहार का जिक्र हुआ और आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ, उसका सिर्फ ले रहा हूं। बिहार के लिए क्या बोला उन्होंने? बिहार के लिए कहा 59,000 करोड़, ठीक है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के लिए कहा 15,000 करोड़, ठीक है, मान लिया ये उन्होंने कहा। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल बैठता है 74,000 करोड़। अब किसी को भी, ये तो बेसिक मैथ्स किसी को भी समझ में आएगा कि अगर 48 लाख करोड़ का बजट है और बजट भाषण में जो जिक्र किया गया जिस पे लोग छाती पीट रहे हैं 74,000 करोड़ बैठता है, 74,000 करोड़, तो बॉस बाकी का 47 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा की जो रकम है वो हवा में चली गई। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को खाली बजट का हिस्सा दे दिया गया है तो 48 लाख करोड़ क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को गया हुआ दिख रहा है? ये जो टोटल आप देख रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश का जो जिक्र हुआ है, ये कुल बजट का 1.53% है, 1%, 1.5% है। क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों को पता नहीं है सब। ये तो बेसिक सी बात, कोई भी कैलकुलेशन करेगा दिख जाएगा कि सब बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है। अच्छा, अब देखिए, ये तो बेसिक कैलकुलेशन बताया। अब आपको फैक्ट्स बताता हूं। बजट को लेकर इंडी गठबंधन का झूठ भी सीधे सीधे पकड़ा जा रहा है। आप इस बार के बजट आंकड़े देखिए, बजट में किस राज्य को कितने रुपए दिए गए हैं आप खुद देखिए। पिछली बार की तरह सबसे ज्यादा पैसा इस बार भी बजट में यूपी को दिया गया। यूपी को इस बार के बजट में 2,23,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी का नाम तो छोड़िए, यूपी को पैसा ढेले भर का नहीं मिला, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, 2,23,000 करोड़ रुपए यूपी को मिले। और चूंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है भाई, उसको मिल रहा है, इतनी आबादी है तो उसको ही नहीं मिलेगा और किसको मिलेगा? दूसरे नंबर पर बिहार है जिसे 1,25,444 करोड़ रुपए मिले। यानी बजट भाषण में जो घोषणा थी उसके अलावा भी पैसा बिहार को मिला है। तो विपक्ष इसका मतलब ठीक से छाती पीट नहीं रहा है, वहां भी उनका होमवर्क कमजोर है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जिसे 97,906 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बजट उस पश्चिम बंगाल को दिया गया है जिसके लोग कह रहे हैं कि बंगाल को कुछ नहीं मिला। बंगाल को इस बार के बजट में 93,827 करोड़ रुपए दिए गए। पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र को 78,786 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके लिए उद्धव ठाकरे के बेटे और उनकी पार्टी के नेता संजय राउत कह रहे थे कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। छठे नंबर पर राजस्थान को 75,156 करोड़ रुपए मिले हैं। सातवें नंबर पर ओडिशा को 56,476 करोड़ रुपए मिले हैं। आठवें नंबर पर तमिलनाडु को, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उसे 50,873 करोड़ रुपए मिले। नौवें नंबर पर जाकर आंध्र प्रदेश का नंबर आ रहा है, जिसको कह रहे हैं कि भाई ये तो बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकार चल रही है। आंध्र प्रदेश 9वें नंबर पर है, उसे 50,474 करोड़ रुपए मिले। और 10वें नंबर पर कांग्रेस शासित कर्नाटक है जिसे 45,485 करोड़ रुपए दिए गए। यानी टॉप 10 में कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। ममता बनर्जी का बंगाल भी है। और 11वें नंबर पर वो गुजरात है जिसे नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश बताया जाता है और है भी, उसे 43,378 करोड़ रुपए मिले। यानी अगर नरेंद्र मोदी फेवर कर रहे होते तो गुजरात को कर्नाटक से ज्यादा देते ना, कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 58,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो जो दिल्ली वाले भाई साहब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को भी मिला है। और आप ये मत सोचिए कि इन लोगों को ये सब बातें पता नहीं है, ये फैक्ट्स पता नहीं है। इनमें से ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो केंद्र में सरकार का हिस्सा रहे हैं। इनको सब पता है बॉस कि पैसा हर राज्य को मिला है। इनको सब पता है बॉस कि हर बजट भाषण में सारे राज्यों का नाम नहीं आता।
लेकिन बावजूद इसके ये लोग ये माहौल अगर बना रहे हैं, ये झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बजट ऐसा है कि इन लोगों को विरोध करने का कोई कायदे की वजह नहीं मिल रही, इसलिए आए बाएं साएं आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, बजट में राज्यों को किस तरह और कितना फंड मिलता है उसकी तुलना करके आपको दिखाता हूं यूपीए और एनडीए का। बजट में जो फंड मिलता है जरा उसका हिसाब देख लीजिए आप, किसको कितना मिलता है। टॉप 5 अगर आप देखिएगा, टॉप 5 जो राज्य, अगर आप 2012 में देखिए जब यूपीए की सरकार थी, और 2024 में देखिए कि टॉप 5 में कौन से राज्य थे। नंबर 1 2012 में तब भी उत्तर प्रदेश था। क्यों दे रहे थे बॉस? उसके बाद बिहार, तब भी बिहार नंबर 2 पे था। नंबर 3 पर था बंगाल, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें पे आंध्र प्रदेश था। अब जरा 2024 के टॉप 5 राज्य देखते हैं जिन्हें फंड एलोकेट हुआ है। नंबर 1 पर फिर यूपी है। तो बॉस आपने और उनमें क्या फर्क है? बड़ा राज्य है, आपने दिया, इन्होंने भी दिया। नंबर 2 पर आपके समय भी बिहार था, इस समय भी बिहार है, तो क्या बिहार के लिए अलग कर दिया भाई? नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है, पिछले बार मध्य प्रदेश उस समय 4 पे होता था। बंगाल 3 पे था, इस बार बंगाल 4 पे आ गया। ऐसा तो नहीं है कि टॉप 5 से बाहर हो गया। और 5वें नंबर पर इस बार महाराष्ट्र है। और जिस आंध्र प्रदेश को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, जिसे आपने 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा बजट दे रखा था यूपीए के जमाने में, वो आंध्र प्रदेश इस बार 9वें नंबर पर है बॉस, 9th नंबर पे। तो कैसे नरेंद्र मोदी ने सब बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया? आप आंध्र प्रदेश को 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा देते थे, नरेंद्र मोदी ने 9वें नंबर पे दिया है। तो ये कैसे मजबूरी की सरकार चल रही है? मजबूरी का बजट है, गठबंधन वाला बजट है, सरकार बचाने वाला बजट है। आपने बिहार को नंबर 2 पर सबसे ज्यादा पैसा दिया, नरेंद्र मोदी ने बिहार को सबसे ज्यादा नंबर 2 पर पैसा दिया सरकार ने बजट में। मैं कह रहा हूं ना, इन लोगों को सब पता है, लेकिन आखिरी बार कब सच बोलकर नरेंद्र मोदी का ये लोग विरोध किए थे याद नहीं आता। इन आंकड़ों से साफ है कि बजट को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कोई दम नहीं। इसलिए आज पीएम मोदी ने बजट पर हो रही राजनीति के बीच इशारों में विपक्ष को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि कृषि हो या ग्रामीण विकास, इन्वेस्टमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार ने बजट के जरिए देश के चौतरफा विकास को एक नई गति देने का प्रयास किया। देश भर के युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसकी स्पष्ट झलक कल के बजट में देखने को मिली। विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हम उन्हें अवसर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत वाला बजट सबके लिए विकास सुनिश्चित करेगा, साथ ही यह भी तय करेगा कि विकास का फायदा गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि जो बजट उन्होंने पेश किया वो सबके कल्याण के लिए है, ये कोई 1 या 2 राज्य के लिए नहीं, देश के विकास के लिए। कांग्रेस कैसे झूठ और भ्रम की पॉलिटिक्स करती चली जा रही है, इसका एक और उदाहरण देखिए। बिहार में आज विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने हाथ में मंजीरा बजाया, जिसे झाल भी कहते हैं। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि बजट में तो बिहार को कुछ मिला ही नहीं, जबकि बिहार के दम पर केंद्र की सरकार चल रही है। जबकि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस दिल्ली में आरोप लगा रही है कि बजट में सब कुछ बिहार को दे दिया। मतलब यहां दिल्ली में कांग्रेस कह रही है कि सब बिहार को दे दिया, बिहार में कांग्रेस कह रही है झाल बजा बजा के कि बिहार को कुछ नहीं मिला। अरे बॉस, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो आप लोग? या तो दिल्ली वाले झूठ बोल रहे हैं या बिहार वाले झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरह की चीज आरजेडी भी कर रही है। बिहार में आज कांग्रेस विधायकों ने कैसे मंजीरा बजाया और क्या विरोध किया, देखिए जरा एक बार। बिहार को कुछ नहीं मिला, हो रामा विषय के दर्जा खत्म हो गया, हो रामा कुछ नहीं मिला। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। ना से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन सी है? न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है, और क्या है?
इधर किसानों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन का एक और झूठ आज सामने आ गया। आज कुछ किसान नेताओं को कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिलने के लिए बुलाया है। संसद में राहुल गांधी के दफ्तर में यह मुलाकात होनी थी, लेकिन किसानों से मुलाकात होने से पहले ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री किसानों को संसद आने से रोक रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर इस आरोप की भी सच्चाई बताऊंगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। अब इस देश में यही काम रह गया, ये बोलें कुछ भी और उसके बाद फैक्ट बताते चलिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान होने की वजह से प्रधानमंत्री उन्हें संसद नहीं जाने दे रहे। राहुल का यह आरोप कितना सही और कितना गलत है वो आप तस्वीर में देख लीजिए। ये तस्वीरें राहुल गांधी और किसानों के बीच मुलाकात की है और ये मुलाकात संसद के अंदर हुई। ये बात खुद किसानों ने बताई। जब किसान संसद भवन पहुंचे तो सभी का पास बनाया गया और उसके बाद अंदर जाने दिया गया। आपको किसानों का बनाया हुआ वीडियो दिखाता हूं जिसमें किसान खुद सारी सच्चाई बता रहे हैं और राहुल गांधी के आरोप की पोल खोल रहे हैं। हम लोग यहाँ अंदर आ गए, पार्लियामेंट के यहाँ सभी लीडर हैं, तो इधर भी आप देख सकते हैं लीडर्स हैं। तो हमारे पास बन रहे हैं, तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी से। बस क्या इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी अब अगले साल, अगले 5 साल? झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ हर चीज में। यानी यहां भी राहुल गांधी का नैरेटिव फेक दिख रहा है। हर बात को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ देना है। अजब ही चीज चल रही। शायद राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी दिन भर यही देखते हैं कि कौन संसद में आ रहा है, कौन किससे मिलने जा रहा है। अरे प्रोटोकॉल होता है बॉस, उसी हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, बाद में खुद कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, इस वजह से जो है वो दिल मिलने में देरी। सुनिए राहुल गांधी। आप हमेशा से किसान और यूथ की आवाज उठाते रहे, लगता है आपको कि ये एक रोकने की कोशिश की जा रही है आपकी मांग को? नहीं, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, पता नहीं। किसानों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने फिर से एमएसपी का मुद्दा उठा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिल सकती है और कहा कि वो इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन के बाकी दलों से चर्चा करेंगे। यानी अभी तक इंडी गठबंधन के दलों से लीगल गारंटी के साथ एमएसपी देने पर कोई चर्चा तक नहीं की गई। जबकि चुनाव से पहले राहुल गांधी कहा करते थे कि सरकार बनने पर लीगल गारंटी के साथ एमएसपी लागू कर देंगे और अब चर्चा करने की बात कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बात कह दी। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक है, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इधर किसान नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। उधर हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर 13 फरवरी से बंद। किसानों ने ऐलान किया है कि जब शंभू बॉर्डर खुलेगा तो वो फिर से दिल्ली कूच करेंगे। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों को हो रही असुविधा का हमें ध्यान है, लेकिन बॉर्डर के दूसरी तरफ पंजाब में सैकड़ों बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद हैं जो दिल्ली जाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अगर वो बिना ट्रैक्टर के दिल्ली आते हैं तो आपने क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनके भरोसे को जीतने की कोशिश की? अगर आप बात करने के लिए मंत्री भेजते हैं तो किसान समझेंगे कि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, किसी दूसरे को भेजने की क्यों नहीं सोच रहे? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इस सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एक ऐसा व्यक्ति भेजना होगा जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सकें। आप नेशनल हाईवे को कब तक बंद रख सकते हैं? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि किसान दिल्ली आए, इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टैंक, क्रेन और जेसीबी के साथ आने से परेशानी होती है। 500-600 से ज्यादा गाड़ियां जिन्हें बख्तरबंद टैंक जैसा बना लिया है बॉर्डर पर हैं। ये कोर्ट को बताया है तुषार मेहता ने। अगर उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति दी गई तो कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार की तरफ से पंजाब या हरियाणा का कोई कृषि एक्सपर्ट भेजा जा सकता है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसके बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा। तो ये सारी बातें आज कोर्ट में हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पेश वकील कह रहे हैं कि भैया वहां पर स्थिति जो है वो अच्छी नहीं दिख रही, वहां पर अजीब अजीब तैयारियां हो रखी हैं। अच्छा, शंभू बॉर्डर की लेटेस्ट तस्वीरें भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों और ट्रैक्टर ट्रॉली का जिक्र हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए, लाइन से ट्रैक्टर खड़े हैं, ट्रॉलियां खड़ी हैं, किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ही घर बना लिया है। बॉर्डर तो फिलहाल खुल नहीं रहा, फिर भी किसान पूरी तैयारी के साथ यहां जमे हुए।
कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में एसी और कूलर लगे हुए हैं, यानी हर मौसम का सामना करने के लिए किसान तैयारी करके बैठे हैं। किसानों का कहना है कि 1 साल का राशन लेकर वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हुए। कुछ ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके कमरे की शक्ल दे दी गई है। मजबूती के लिए चारों तरफ मेटल शीट लगा दी गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किसानों ने कितनी पुख्ता तैयारी कर रखी है। हालांकि हमारे रिपोर्टर जो गए उन्हें बहुत ज्यादा अंदर तक जाने नहीं दिया गया और उन्हें रोक दिया गया। एक बार देखिए वहां से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बॉर्डर खोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए हैं और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, वॉर टैंक की तरह बनाए गए हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, ये देखने के लिए हम शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। तो आप देखिए ट्रैक्टर यहाँ जरूर खड़े हैं, बड़ी संख्या में खड़े हैं और इनकी तादाद भी करीब 500 के आसपास बताई जा रही है।